नमस्कार। डीडी हरियाणा के आज के इस कार्यक्रम नारी चेतना में मैं निधि आपका स्वागत करती हूँ। ये कहा जाता है कि नॉलेज इज पावर, यानी कि शिक्षा में शक्ति है और हमारी संस्कृति में नारी को भी शक्ति के ही रूप में देखा जाता है। तो अगर इन दोनों शक्तियों का समावेश होगा तो देश के उत्थान से लेकर परिवार के उत्थान से लेकर राज्य के उत्थान, हर कण कण में उत्थान होगा। और जब इस उत्थान की बात करते हैं, इस शक्तियों की बात करते हैं, इसके आगे बढ़ने की बात करते हैं तो नारी शिक्षा पर बात आती है। और जब नारी की शिक्षा पर बात होगी तो उसके साथ जब कानून का समावेश होगा, एक फ्रीडम का समावेश होगा, अधिकारों का समावेश होगा, तो शायद हम ये बात कर सकते हैं कि देश अपनी ऊंचाइयों की ओर और आगे बढ़ेगा। आज के इस कार्यक्रम में बस हम इसी विषय में बात करेंगे, जहां पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि नारी को शिक्षित भी कर रही है, उसके विकास विस्तार की ओर भी उसको आगे बढ़ा रही है, शिक्षा को लेकर जितने और पर्पसेस हैं, उद्देश्य हैं, फील्ड हैं, उसकी ओर भी आगे बढ़ा रही है। और उसके साथ साथ जब कानून का ये समावेश मिलेगा तो ये फ्रीडम, ये एजुकेशन और बड़े लेवल पर अच्छे तरीके से इसका उपयोग कर पाएंगे। और आज के इस कार्यक्रम में इसी विषय को हम छू रहे हैं और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं। नमस्कार, हमारे साथ डॉक्टर रेणु यादव हैं जो कि प्रोफेसर है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ से हमारे साथ। और हमारे साथ हमारे दूसरे एक्सपर्ट जुड़े हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह जी जो कि हैं एसोसिएट प्रोफेसर विधि विभाग हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद निधि। और आज के अगर विषय का भी हम स्वागत करें तो जब बात है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, तो मैम पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि स्कूल लेवल की बात करें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल पर, अगर यहाँ पर विमेन एजुकेशन के साथ आगे बढ़ने की बात है तो सुरक्षित भी रहें और अपनी एजुकेशन को साथ भी प्रॉपरली हम आगे बढ़ें, इसको लेकर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, विचारधाराएं जिनके साथ आप हमारे ऑडियंस को जोड़ना चाहते हैं? निधि जी, जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करते हैं 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति शिक्षा के उस पहलू को छूती है जो हम कहते हैं ना एजुकेशन कॉन्टिनम में होती है। कॉन्टिनम का मतलब है स्कूल से लेके विश्वविद्यालय तक, विद्यालय से विश्वविद्यालय तक का सफर। तो उसमें मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा नीति है ये इसको इसी तरीके से देखती है। इसलिए अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन से लेके कस्तूरबा गांधी विद्यालय, तब महिला विश्वविद्यालय, महिला महाविद्यालय एंड महिला विश्वविद्यालय, और उसके आगे ये इसको लेके जाती है। वो लीडरशिप की भी बात करती है, नेतृत्व की भी बात करती है। तो मुझे लगता है कि ये जो शिक्षा नीति है और इस शिक्षा नीति का जो हम कहते हैं मूलभूत आधार है वो है भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना। और मुझे लगता है इसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और जो हमने एक्सपीरियंशियल लर्निंग इसमें कहा गया है, संवाद शास्त्र महिलाओं का, आपको पता है फोकलोर और संवाद शास्त्र तो महिलाओं का फोर्टे रहा है एक तरह से। तो इससे मुझे लगता है इसलिए इस शिक्षा नीति में महिलाओं को उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन से लेके विश्वविद्यालय तक शिक्षा की बात की गई है। उसके लिए अलग अलग तरह के प्रोविज़न किए गए हैं जिनमें साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, इंफ्रास्ट्रक्चरल, ये सारे पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। जैसे जेंडर इंक्लूजन फंड की बात की गई है, अलग से विद्यालय खोलने की बात की गई है, उनके लिए सेपरेट हॉस्टल्स की बात की है, इवन उनके हॉस्टल्स में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन, सेपरेट टॉयलेट्स, इंसिनेरेशन मशीन्स, इनकी भी बात की गई है। तो ये दर्शाता है कि कैसे, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत बड़ा पहलू है रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है स्कूल और कॉलेजों से ड्रॉप आउट का लड़कियों के लिए, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखा गया। देन उनके लिए स्कॉलरशिप्स की बात की गई है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसके लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप है। ऐसे ही उनको साइंस में प्रमोट करने के लिए किरण और गाती, इस तरह की जो स्कीम्स हैं, ये मुझे लगता है एक कॉन्टिनम की तरह देखा गया है इसमें। और इसी के अनुसार अलग अलग लेवल पे प्रोविजंस किए गए हैं। जैसे मैम आपने बताया कि अलग अलग प्रोविजन किए गए हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रोविजन भी है, एक हमारे लिए बहुत बड़ा वेपन भी है जब हम
कानूनन अपने एक सपोर्ट की बात करते हैं। तो प्रोफेसर प्रदीप, अगला सवाल मेरा आपसे ये है, क्योंकि अगर राइट टू डिग्निटी की बात करें या विमेन, जैसे हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं, तो विमेन के पास और भी बहुत सारे राइट्स इसको लेकर हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में कुछ हम शिक्षण संस्थानों की बात करें जहाँ पर इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और स्पेसिफिकली अगर विमेन की बात करें, गर्ल्स की बात करें और इनफैक्ट ट्रांसजेंडर की भी बात करें, तो वो इनके प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन में कहीं लैकिंग होती है। इसके पीछे का क्या कारण है? किस तरीके से इसको बेटर किया जा सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी कानूनी अधिकार अगर हम उसका संरक्षण चाहते हैं जी, तो वो मूलतः दो चीज़ों पर निर्भर करता है। पहली चीज़ कि राजनीतिक विचारधारा कोई भी है, उसकी इच्छा शक्ति क्या है, उसके साथ समाज की जागरूकता कितनी है। किसी भी अधिकार के लिए ये दो मूलभूत, मैं कहता हूं कि पिलर हैं उसको साकार करने के लिए। जहां आज हम इस परिप्रेक्ष्य में बात करें, आपने कहा महिला के अधिकारों की, विशेषतः शिक्षण संस्थानों में, तो डेविल रिजाइड्स इन, आई बिलीव डेविल रिजाइड्स इन इम्प्लीमेंटेशन, यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट। रीजन बीइंग कि आप देखिए, आज हम भारत में जहां अपने स्वर्णिम 75 सालों के जो हमारा लोकतांत्रिक यात्रा रही है, उसकी उपलब्धियों को मना रहे हैं एक जश्न के रूप में और अमृतकाल के रूप में मना ही रहे हैं। बट उसी यात्रा में अगर हम देखें, समाज का एक तबका, और मैं कहना चाहूँगा कि समाज की आधी आबादी कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं के द्वारा स्थापित किए गए मूलभूत जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, बावजूद उसके वो कहीं पीछे दिखाई दे रही है। रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि कानून बने नहीं, कानून बने हैं, पर उनका क्रियान्वित कितना हुआ है। देखिए, आज अगर हम देखें, मैं छोटी सी बात बीच में ऐड करना चाहूँगा। अभी अगर हम देखें, एक छोटी सी रिपोर्ट आई 2019 में। 2019 की रिपोर्ट दसरा की एक एनजीओ की रिपोर्ट्स थी। उसने कहा कि हमारे यहाँ पे प्रति वर्ष 2 करोड़ 30 लाख महिलाएं, छात्राएं स्कूल इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि स्कूल में मूलभूत सुविधाएं, उनसे चिकित्सा, स्वच्छता से जुड़ी या टॉयलेट से जुड़ी, ऑपरेशनल टॉयलेट से जुड़ी सुविधाएं नहीं है। सेम यूनिसेफ की भी 2022 की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ हर 5 में से 1 महिला केवल और केवल स्कूल इसलिए छोड़ देती है जैसे ही उनके यहाँ मासिक धर्म से, अभी इट्स ए sex is a biological thing, but gender is a social construction. We need to understand this. We need to deconstruct this social construction. अब इसकी मैं बात करूं तो एक बयार मैं कहता हूं कि गत 2 दशकों को हम छोड़ दें, उससे पहले कभी भी ये मूलभूत सुविधाएं कभी भी चर्चा का विषय नहीं रही हैं। गत 2 दशकों को छोड़ दूं, मैं बात करना चाहूँगा राइट टू एजुकेशन की। राइट टू एजुकेशन आया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन सिक्योर की गई। इसके साथ ही थोड़ा सा अगर आप देखें, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही स्वच्छ विद्यालय मिशन, अब ये एक बड़ा ही मैं कहूँगा कि चुनौती भरा निर्णय इसलिए था क्योंकि आज तक इसको राजनीतिक पटल पर कभी भी फोकस नहीं किया गया। तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि इन प्रयासों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छता का अभियान, इनसे हुआ क्या? इनसे हुआ ये है कि मात्र कुछ गत वर्षों में हमारे यहाँ पे 10 लाख स्कूलों में 16 लाख टॉयलेट बने हैं बॉयज़ के लिए, 17.5 लाख टॉयलेट बने हैं गर्ल्स के लिए। उसका फर्क दिखा क्या है कि वही अब जो अनुपात था छात्राओं का स्कूल से ड्रॉप आउट करना, जैसे रेणु मैम ने कहा, अब उसमें निरंतर गिरावट आई है। बिल्कुल प्रोफेसर, आपने बहुत ज़रूरी मुद्दे के ऊपर बात की और शायद आज के हमारे कार्यक्रम नारी चेतना का यही है कि हमारी वो चेतना शक्ति जागे, हम उस राइट्स के बारे में जानें और उसके बारे में बात करें। मैम, जब बात आती है एजुकेशन की तो स्पेशल एजुकेशन जोन की भी बात आती है। तो मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों के साथ आप जोड़े कि इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी और क्या है इसमें। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें हमें पता है कि देयर आर 5 मेजर डायमेंशंस, जिसमें एक हायर एजुकेशन है। हायर एजुकेशन में जब बाकी सब बातों के साथ ये भी बात रखी गई पॉइंट नंबर 14 में कि जो है स्पेशल एजुकेशन जोन
की बात की गई। ये बेसिकली ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि समाज के उन सब सोशो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस या डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए हैं, जो किसी ना किसी वजह से समाज की मुख्य धारा से अलग हो जाते हैं, चाहे वो डिसेबल्ड हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो ट्राइबल्स हों। तो इन सब के लिए प्रोविज़न किया गया कि इसमें जो है ऐसे प्रोविज़न कि ये जो पूरी कम्युनिटी है, जिसे हम कहते हैं कि पिछड़ी हुई कम्युनिटी, किसी एक या दूसरे मुद्दे पे पिछड़ी हुई है, तो उसमें महिलाओं और ट्रांसजेंडर को भी जेंडर इंक्लूसिव स्कूल्स की बात की जाए, जेंडर इंक्लूसिव यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, और उनके लिए 2 लेवल पे प्रोविज़न्स किए जाएं, एक गवर्नमेंट के लेवल पे, एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे। गवर्नमेंट के लेवल पे कि जितनी जीडीपी खर्च होनी चाहिए एजुकेशन पे, जो इकोनॉमिक स्पेंडिंग है वो उतनी होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है, और इसके साथ ही ये भी कहा गया कि जो गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए इवन एडमिशन प्रोसेस भी इंक्लूसिव होना चाहिए। हाँ जी। तो ऐसे ही हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए उसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे उसमें ना एक्सक्लूजन को, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा एक्सक्लूजन हो क्यों रहा है और इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सक्लूजन के क्राइटेरिया दे रखे हैं। क्या क्राइटेरिया है? इकोनॉमिक हमें पता है एक, उसके अलावा ये पता ही नहीं है कि कैसे चॉइस करनी है, कौन सा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेना है जी। हमने एक प्रोजेक्ट किया था मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक के साथ, तो वो था कि कैसे लड़कियां अपनी चॉइस करती हैं हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जी। तो ये पाया गया कि उनकी जनरली जो डिसीजंस हैं वो या तो फादर्स ले रहे हैं या ब्रदर्स ले रहे हैं या कोई और ले रहा है, मेल डोमिनेंस। हाँ, मेल डोमिनेंस है। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिटी आउटरीच की हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बहुत जरूरत है। तो ये प्रोविजन के लिए कि ऐसा होना चाहिए कि उनको पता चले कि उनके लिए चॉइसेस क्या हैं। ओके, डॉक्टर रेणु, आई थिंक डॉक्टर प्रदीप कुछ कहना चाहते हैं। ट्रांसजेंडर का मुद्दा मैम ने उठाया, तो मैं इसी में ऐड करना चाहूँगा कि भारत में अब ट्रांसजेंडर पर्सन का एक एक्ट बना है, ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019, और वो ट्रांसजेंडर पर्सन्स को डिफाइन करता है। इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम कि ट्रांसजेंडर को डिफाइन किया गया है। इसमें इन सबको एक इंक्लूसिव डेफिनेशन देके LGBTQ जो जितने भी सारा का सारा ये एक तबका था समाज का, इसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक बड़ा ही सार्थक कदम भारतीय सरकार ने उठाया है, और जो बात करता है इंक्लूसिव एजुकेशन की, समावेशी शिक्षा का अधिकार और हमारे मौलिक अधिकारों का से कोई भी तबका समाज का वंचित ना रहे। इसके लिए एक बड़ा ही माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में नालसा बनाम भारत सरकार के केस में ट्रांसजेंडर को, आप सबको ज्ञात होगा कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में एक्नॉलेज किया ताकि उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। तो कानूनी उसमें दृष्टिकोण से भी अब उनको एक्नॉलेजमेंट मिली है। अब एक सवाल आता है जेंडर बायसनेस की अगर बात करें और रूढ़िवादी सोच की बात करें, बहुत हद तक महिलाओं को शिक्षण संस्थानों में अपने काम को लेकर मनोबल टूटता है जब ऐसी चीजें होते हुए देखते हैं, तो इसको लेकर क्या कोई कानूनी प्रावधान है? देखिए, हमारे जो समाज में पितृसत्तात्मक मानसिकता है, मेरा मानना है कि समाज का कोई कानून उस मानसिकता पे स्ट्राइक नहीं कर सकता। हाँ, इसके लिए प्रावधान होगा चैरिटी बिगिन एट होम। मैं अपने घर में कैसा बर्ताव करता हूँ, मैं कैसी सोशलाइजेशन लेके आया हूँ और कैसी सोशलाइजेशन आगे दे रहा हूँ। तो इसके लिए मेरा मानना है कि समाज, ना केवल समाज, सरकार, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके और इस कुरीति को दूर करना पड़ेगा। स्टीरियोटाइप की आपने बात की, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता, नकारा नहीं जा सकता कि हमारे यहाँ आज भी जेंडर बायसेज हैं, स्टीरियोटाइप हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण पिछले ही हफ्ते आया है, आपने देखा होगा। क्या उदाहरण आया है? मैं लेके चलता हूँ आपको कोयम्बटूर तमिलनाडु में। वहाँ पे क्या हुआ? एक बच्ची गई है 8th क्लास में अपनी परीक्षा को देने, परीक्षा नहीं दी गई। क्यों? परीक्षा भवन में एंट्री नहीं अलाउ की गई। क्यों नहीं की गई? क्योंकि दैट पुअर गर्ल वाज सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन। यस, सो दिस काइंड ऑफ मानसिकता की जो मैं बात कर रहा हूं, इसको कोई लॉ बना के हम एक दिन में स्ट्राइक नहीं कर सकते। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अब ये जो बयार चली है
बयार चलने का सेंस मैं जो कह रहा हूं, स्वच्छ भारत अभियान से लेकर नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो कि 2029 के बाद से लागू होगा जी। तो मैं इसको बड़ा एक सार्थक कदम देख रहा हूं और मुझे लगता है कि हम इसमें कामयाब होंगे। अब जैसे आपने बात की मानसिकता को लेकर जी। तो डॉक्टर रेणु आप भी आई थिंक हाँ। उसी मानसिकता जी, की जी, तरफ जी। ही हम आगे हाँ। बढ़ रहे थे कि सवाल भी मेरा उससे रिलेटेड है, जेंडर सेंसिटिविटी हमारी, क्योंकि महिलाओं को लेकर स्पेशली जैसे शिक्षण संस्थानों का भी इन्होंने मेंशन जी। किया कि एक पॉइंट जी, की एक जी, बच्ची जी। बाहर बैठ के एग्जाम दे रही थी बिकॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। तो आप इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जब हम इस तरह की मानसिकता, एक तो ऑफ कोर्स लॉ है, सोशल स्टिग्मा जो हैं हमें उन्हें भी एड्रेस करना होगा। और इसके लिए मुझे लगता है एक बहुत बड़ा जो कदम है वो केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मजबूत करने से है। वो केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, पेड और अनपेड केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं कि जैसे हम मानते हैं कि पहले तो हम यही नहीं कहते थे कि घर का काम करना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना? तो अब इसे माना गया कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये जो केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे देखा जाए तो पूरा जैसे क्रेच का होना या छोटे बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की जो बात की गई है कि ये सिर्फ खाना खिलाने की स्कीम नहीं है, बट कि ये एक शिक्षा का बहुत फाउंडेशनल स्टेज है, तो उसे एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाना। और साथ ही घर पे जो एल्डरली केयर है या चाइल्ड केयर है उसके लिए रिसोर्सेज और उसको एक्नॉलेज करना, क्योंकि आपने जैसे कहा ना कि इस मानसिकता, इसकी वजह से आप देखिए कैरियर प्रोग्रेशन में बहुत सारी महिलाएं जो है आगे ही नहीं बढ़ पाती। और आपने बहुत स्कूल सारी ड्रॉप आउट भी होता है स्कूल ड्रॉप आउट के साथ अभी पिछले साल एक रिपोर्ट पे बात हो रही थी, तब ये कहा गया कि लड़कियां दोपहर के बाद स्कूल नहीं एक स्कूल में अटेंड कर रही थी। उनसे पूछा गया क्यों ऐसा किया गया, तो उन्होंने कहा क्योंकि ये पानी भरने का टाइम होता है तो हमें घर जाना होता है। तो और दूसरा जैसे मेंस्ट्रुएशन की हमने बात की, अगेन स्टीरियोटाइप, हाँ अगेन स्टीरियोटाइप की उनको वो ही जाएंगी। और ऐसे ही जैसे चाइल्ड केयर और एल्डरली केयर है, ये पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर इससे हम जोड़ के किससे जोड़ते हैं कि महिलाओं से। और उसकी वजह से कैरियर प्रोग्रेशन में बहुत सारी महिलाएं, एंट्री लेवल पे महिलाएं हैं पर उसके बाद हायर लेवल पे महिलाएं नहीं पहुंच पाती हैं। प्रोफेसर बात करें दंड संहिता की, तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हिडन रह जाती हैं, उसके बारे में बात ही नहीं की जाती क्योंकि लगता है कि हमने इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करनी है, रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, फिर यहाँ कंप्लेन कैसे करें। तो उन जो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो अंडर रिपोर्टिंग रह जाती हैं ऐसी कंप्लेन? नहीं, नो डाउट ऐसा देखा गया है और पाया भी जाता है और सुनने में भी आता है और न्यूज़ में भी रहता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हैं वो अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। डेटा वर्सेस रियलिटी, हाँ, वो रहता है। क्यों रहता है कि जितना डाटा हम दिखा रहे हैं एक्चुअल में उससे बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगेन उसमें रीजन उसका यही आता है कि स्टीरियोटाइप्स, समाज की जो मानसिकता है, से फॉर एग्जांपल अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार होता है और वो उसकी रिपोर्ट कराती है, उसकी रिपोर्ट कराने के बाद भी तो वो सेफ नहीं है। सेफ इन द सेंस कि उसको समाज में पता नहीं किस किस तरह से, किस एंगल से देखा जाएगा, क्या समाज की प्रवृत्ति होगी, कैसा उसको समाज लेता है। तो हमें बदलाव की जो आवश्यकता है वो एक, जैसे अभी आपने जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात की है, तो वो हमें देना पड़ेगा। यौन शिक्षा की अगर हम बात करें, उनकी एजुकेशन की बात करें, वो हमें स्कूल से ही देनी पड़ेगी, जैसा कि मैम ने अभी बताया बड़े ही सारगर्भित मेथड से। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स आती हैं, अनरिपोर्टेड रहते हैं, बट ऐसा नहीं है कि इस विषय में काम नहीं हुए हैं। अगर मैं बात करूँ कि अभी हमारे पास कार्यस्थल पर उत्पीड़न के लिए अगर कोई भी ऐसा मामला आता है तो भारत सरकार ने 2013 में पोश एक्ट बनाया था, POSH जिसको हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है। उससे भी पहले मैं अगर कहूँ तो भारतीय जो हमारी उच्चतर सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का एक बड़ा ही लैंडमार्क जजमेंट आया था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां पे 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से गाइडलाइंस बना दी कि जब तक आप
पार्लियामेंट इसको नहीं बना रहा, ये वाली गाइडलाइंस लगेंगे। तो वो आज भी हम, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन ने भी, यूजीसी ने भी अपना एक रेगुलेशन केवल और केवल सेक्सुअल हरासमेंट के प्रिवेंशन के लिए बनाया है। तो ये बात करते हैं, जहाँ तक की बात करते हैं विक्टिम्स की और विटनेसेस की, तो इन दोनों की पहचान को गोपनीय रखने का प्रावधान सारे के सारे अधिनियम और इस विनियम में है, जो मैं यूजीसी के विनियम की मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो नॉट ओनली दिस, सेंट्रल लेवल पे भी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वहाँ पे एक आपने देखा होगा सी बॉक्स, सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स है। वहाँ पे कोई भी महिला जाके, कोई भी पीड़ित छात्रा वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेंट दे सकती है, उसकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। नॉट ओनली उसकी पहचान, विटनेसेस की पहचान भी गोपनीय रखी जाएगी और न्याय संगत कार्रवाई, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते ली जाएगी। क्योंकि ये जो प्रिवेसी है ये बहुत जरूरी मैटर है। यस डॉक्टर रेणु, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रही थी, इसमें एक ये भी है कि जब हम प्राइवेसी और सेफ्टी, या तो सेफ्टी से शुरू होती है ये चीज़। तो इसके लिए अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो सक्षम गाइडलाइंस हैं जो ये इंश्योर करती हैं कि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी बात की गई उसमें, कि वो भी इंश्योर किया जाना चाहिए वुमेन सेफ्टी के लिए। इवन ट्रांसपोर्टेशन की भी बात की गई है। तो ये जो डायमेंशन है लीगल के साथ साथ, जैसा सर ने कहा, लीगल के साथ साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को भी इंश्योर किया जाना चाहिए, ताकि ऐसी चीजों में जो आपने कहा ना अंडर रिपोर्टिंग ना हो। डॉक्टर रेणु, इसी से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्योंकि अगर अनुसंधान की बात की जाती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर हिंदुस्तान बहुत काम कर रहा है, लेकिन इसमें भी पुरुषों का जो कंट्रीब्यूशन है ज्यादा है। तो स्टेम में फीमेल भागीदारी बढ़े, प्रोत्साहन उसको मिले, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, जब हम स्टेम की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की बात करते हैं, ऑल्दो अब आर्ट्स को भी उसमें जोड़ दिया गया, मेडिकल को भी छोड़ दिया गया है, और वो मुझे लगता है ये एक इंक्लूसिव वे है। तो जब हम स्टेम की बात करते हैं तो महिलाओं में अभी हम इंडिया में उस लेवल पे जहाँ ग्रेजुएट्स मैक्सिमम वर्ल्ड में स्टेम में ग्रेजुएट्स जो हैं वो इंडिया में हैं, पर जब हम लीडरशिप और वर्कफोर्स की बात करते हैं तो महिलाओं की भागीदारी बहुत कम हो जाती है, अराउंड 11% है। तो ऐसा क्यों है? इसका जो स्टेम में भी देखिए, स्टेम को पहले हमें समझना पड़ेगा। स्टेम में साइंसेस में बायोलॉजिकल साइंसेस में, क्योंकि ये सॉफ्ट या वो माना जाता है सब्जेक्ट, तो महिलाएं ज़्यादा हैं। अगर हम टेक्नोलॉजिकल मतलब इंजीनियरिंग, कोर इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ महिलाओं की वर्कफोर्स में भागीदारी और सबसे कम है। ऐसे ही फेयरली मैथमेटिक्स और अर्थ साइंसेस में ठीक है, मटेरियल साइंसेस में फिर अगेन कम है। तो इसलिए हमें स्टेम को एक इंक्लूसिव वे में पहली बात देखना पड़ेगा। और इसमें एंट्री लेवल पे महिलाओं की भागीदारी ठीक है, क्योंकि जो गर्ल्स ग्रेजुएशन कर रही हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी की तरफ भी जा रही हैं। पर जब पीएचडी तक आते आते उनकी शादी की उम्र हो जाती है, या शादी हो गई है तो चाइल्ड बियरिंग की उम्र हो जाती है, तो फिर फैमिली केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से बहुत सारी विड्रॉल होती हैं। तो वो जो 29% जहां से वो शुरू हुई थी एंट्री लेवल पे, वो आगे जाते जाते 11-12% पे रह जाती हैं। और वर्कफोर्स में बात करें, साइंटिस्ट लेवल पे या जो एक्टिव वर्कफोर्स की बात करें, वहां और कम रह जाती हैं। तो और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान मुझे लगता है मेंटरिंग का है। जैसे यूनेस्को की एक रिपोर्ट है, क्रैकिंग द कोड करके है, जिसमें कहा गया कि क्योंकि हमें वो महिलाएं मेंटर ही नहीं मिलती वहां पे, हमें ये लगता ही नहीं है कि कोई और भी मुझे इस बारे में बता सकता है। यानी कि हर लेवल पर अलग अलग सपोर्ट की जरूरत है, जैसे समग्र अंडरस्टैंडिंग की भी। जी, जैसे स्कूली स्तर पे समग्र शिक्षा की बात की गई, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बात की, अटल टिंकरिंग लैब की बात की गई, हायर एजुकेशन लेवल पे मेंटरिंग की बात की गई। तो इसको हमें एक नेस्ट की तरह देखना पड़ेगा। यस डॉक्टर, कुछ ऐड करना चाहूँगा कि अभी भारत सरकार की एक स्कीम भी आई है कि जिसमें 20% सीट्स का जो प्रावधान है IITs में, तो उसमें सुपरनुअरी सीट्स देकर हम बच्चियों को प्रमोट कर रहे हैं। मैम ने अभी बात की कि PhD के दौरान ऐसा होता है कि हम PhD तक बच्चे को लेके जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्ची एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। तो उसके लिए भी हमारे यहाँ UGC रेगुलेशन 2022 जो है वो इसके बारे में प्रावधान ये करता है कि वो किसी भी शोधार्थी को, किसी भी छात्रा को ये अधिकार देता है कि वो अपने द्वारा किया गया PhD का काम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करा सकती है।
तो नॉट ओनली दिस, इसके साथ मैम ने अभी बात की कि क्योंकि वो शादी है, घर की फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसके लिए भी 2022 के इस रेगुलेशन में हमारे यहाँ 240 दिन का या तो चाइल्ड केयर लीव या फिर मैटरनिटी लीव का बेनिफिट भी दिया जा रहा है हायर एजुकेशन में बच्चियों को। ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस राइट के बारे में जाने समझें, और क्योंकि इसके ऊपर कार्य किए जा रहे हैं तो इसको हम जब तक समझेंगे, अडॉप्ट करेंगे, तब ही शायद हम नारी चेतना को एक्चुअल में रियल सेंस में जगा पाएंगे। प्रोफेसर, आपसे ही मेरा अगला सवाल है, स्पेसिफिकली अगर हम प्लैगरिज्म पर बात करते हैं, साहित्यिक चोरी की अगर हम बात करते हैं, तो महिलाएं और पुरुष दोनों ही इसमें सेम फेस करते हैं, तो इसको लेकर हम चाहते हैं कि आप जागरूक करें हमारे दर्शकों को। मेरा मानना है कि प्लैगियरिज्म एक जेंडर न्यूट्रल सब्जेक्ट है। जी। और प्लैगियरिज्म की अगर हम बात करें तो ऐसा पाया जाता है कि साहित्यिक चोरी के मामले आते हैं, हायर एजुकेशन में भी आते हैं, और यूजीसी वाज प्रॉम्प्ट इन द सेंस कि यूजीसी ने इसके बारे में भी एक रेगुलेशन बनाया है 2018 जो बात करता है प्रमोशन ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंशन ऑफ प्लैगियरिज्म। तो वहाँ उन्होंने इसको सेग्रीगेट किया है, बाइफरकेट किया है। अगर कोई भी प्लैगियरिज्म का मामला आता है, से फॉर एग्जांपल 10% तक का तो अलाउड है, अलाउड इन द सेंस कि आप कहीं ना कहीं से कुछ ले रहे हैं और उसको प्रॉपर एक्नॉलेज कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं प्लेगरिज्म का पार्ट बन भी रहा है, क्योंकि आजकल सॉफ्टवेयर आते हैं, टर्निट आता है, उर्टूंड आता है, तो वो पता लगाया जा सकता है। बट इसके अलावा अगर उसकी मात्रा ज़्यादा है, सिमिलैरिटी इंडेक्स ज़्यादा है, तो उसके लिए कानूनन वो मनाही है, ऐसा नहीं कर सकते। और जेंडर न्यूट्रल है तो वो दोनों के लिए, किसी भी तरह के शोधार्थी पे वो लागू होता है, एकेडमिशियन पे लागू होता है। और नॉट ओनली दिस, ये तो मैंने हायर एजुकेशन की बात की, इसके अलावा भी कॉपीराइट एक्ट तो है ही, क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल अगर आपकी प्रॉपर्टी है और उसका कहीं पे भी कोई वायलेशन, इन्फ्रिंजमेंट, हनन होता है, तो आप कॉपीराइट एक्ट के तहत भी अपना मामला दर्ज करा सकते हैं। यस डॉक्टर रेणु कुछ कह रहे थे। मैं इसमें ये कहना चाहिए, जो आपने वुमेन इन स्टेम की बात की, इसमें एक बहुत बड़ा जो जेंडर गैप का कारण यही है जो सर ने बात की, कि साइटेशन इंडेक्स जो गैप है उसमें जो है, ऐसा माना जाता है कि जो साइटेशन एल्सवियर की रिपोर्ट थी कि साइटेशन में मेल को प्रेफर किया जाता है, और आपको पता है साइटेशन इंडेक्स जितना हाई होगा एकेडमिक्स में आपका स्टेटस उतना ही अच्छा माना जाता है। तो प्लेगरिज्म भी इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जेंडर डिफरेंसेस भी है, तो उसको भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कम किया जाना चाहिए, और दोनों को इक्वल प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। इस बात का अगर हम निचोड़ निकालें तो डॉक्टर रेणु और डॉक्टर प्रदीप, हम यही कह सकते हैं कि मानसिकता से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक ना सिर्फ हम खुद को अवेयर करें, बल्कि समाज भी इस बातों को लेकर जागरूक हो, हमारी चेतना जागे, तभी नारी चेतना ये एक विषय भी अपने संकल्प तक पहुंचेगा, और तब हम इस मिशन की ओर भी आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में अपना साथ देने के लिए मैं तहे दिल से अपने गेस्ट को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, और डीडी हरियाणा के साथ आप हमारे सैटेलाइट चैनल के साथ भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं।